तो रिसेंटली मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था एंड कुछ स्टूडेंट्स से मेरा मतलब वन टू वन काउंसलिंग सेशन के थ्रू उनसे बात हुई। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो कि आगे के आने वाले अपकमिंग स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जो जॉब है फार्मा इंडस्ट्री में, क्या वो सेफ़ है, क्या उस पर फायरिंग होती है। तो मैं कुछ पास्ट का डेटा बताता हूँ। 1 या 2 साल पहले एक कंपनी ने फायरिंग किया था स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर को। तो मिड साइज़ कंपनी थी, रीस्ट्रक्चरिंग किया, उन्होंने फायरिंग किया। उन कंपनीज़ के लोगों को बल्क में आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल पैरेक्सल में गए और बाकी दूसरी कंपनी में गए। तो उनकी जो सैलरी थी, कितने साल पे फायरिंग किया उनको, 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस, XYZ रीज़न हो सकता है। बेसिकली जो कंपनी के पास प्रोजेक्ट आना वाला था वो शायद नहीं हुआ। कि जैसे ही कंपनी ने उनको बोला मोस्ट प्रॉब्ली कंपनी आपको 3 महीने का आपका नोटिस पीरियड होता है, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है मोस्ट प्रॉब्ली। उस केस में उन लोगों ने जॉब अप्लाई की डिफरेंट कंपनीज़ में एंड बिलीव मी गाइज, उन सबको मिनिमम 30 to 40% हाइक मिला। उनके लिए तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी कि उनकी करंट कंपनी ने उनको अचानक से बोला रीस्ट्रक्चरिंग के कारण या किसी भी रीज़न के वजह से उनको निकाला जा रहा है, और उसमें उनका नाम भी आया था। जहाँ तक मुझे पता है वो 7-8 लोग जो निकले थे, राइट, उनमें से जो मिनिमम हाइक उनको मिला था वो था 30 to 40%, और जो मैक्सिमम गया था मेरे ख्याल से वो 100% तक गया था। सिचुएशन अच्छी नहीं थी बट उनको अच्छा खासा वो एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट हो गया। मे बी शायद उनमें से कुछ लोग वो सेम कंपनी में काफ़ी टाइम तक जॉब करते, उसी सैलरी में जॉब करते, बट ऐसे सिचुएशन में उनको अच्छा ग्रोथ मिला। अभी रिसेंट की बात है, तो 6 महीने पहले ऐसा हुआ, एक कंपनी ने अगेन 12 कैंडिडेट स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर हायर किए। उसके बाद क्या हुआ कि उन 12 लोगों में से ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कुछ 4 या 5 लोगों को शायद बोला कि रीस्ट्रक्चरिंग के कारण हम आपको निकाल रहे हैं, और अचानक से उनका कोई टेस्ट रख दिया। और ऑब्वियसली टेस्ट ऐसा रखा था जिसमें वो लोग रेडी नहीं उस चीज़ के लिए, टेस्ट के लिए, बिकॉज वो लेवल तक नहीं पहुंचे थे, और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और कुछ लोगों को निकाला गया। अब ये जो कैंडिडेट थे इनका जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ था, यानी 4 या 6 महीने हुए होंगे कंपनी में, राइट। मोस्ट ऑफ द CROs हैं जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर को ट्रेनिंग देती हैं मिड साइज़, वो 4 महीने का तो मिनिमम देती रहती हैं। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट पे डालती हैं 4 से 6 महीने में। हाँ, प्रोजेक्ट मिलने में कई बार देरी लग सकती है कंपनी के जो इनकमिंग प्रोजेक्ट्स का जो फनल है, जो भी उन्होंने प्लान किया उसके ऊपर होता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली 4 से 5 महीने में आपको प्रोजेक्ट पे डाल देंगे। उस केस में जब वो कैंडिडेट निकले तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था। वो अभी थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिली, कुछ को 1-2-3 महीने हो गए। ये एक चीज़ हुई। अब लास्ट वीक एक कैंडिडेट हायर हुए थे और कंपनी ने उनको 1 वीक में ही बोला कि आप जो कंपनी के एक्सपेक्टेशन है उस पर मैट नहीं हो रहे हो, और उनको निकाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये जॉब सेफ है। तो देखो, जॉब तो बहुत सेफ है अगर आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने उस केस में बताया कि जो लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, 3 साल का, तो वो सारे ऐसे नहीं थे कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो था या जो भी था, उसमें से कुछ अच्छे भी थे और कुछ का शायद परफॉर्मेंस लो भी था। बट उस केस में क्योंकि उनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, उन सभी को मिनिमम 30-40% का हाइक मिला। प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी बट अपॉर्चुनिटी में क्रिएट हो गई। बट जो फ्रेशर थे जिनको फायर किया गया, जिनको 4 महीने में ट्रेनिंग के बाद फायर किया, तो उनके लिए सिचुएशन उतनी बेटर नहीं हुई। अब देखो, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेशर को कंपनी फायर करती है, तो लेट्स सपोज 12 में से 4 लोगों को फायर किया, तो उन्हीं 4 को क्यों किया? एक सिंपल सा रीज़न है इसमें। कभी कभार ऐसा होता है जब भी कंपनी को कोई भी रीज़न की वजह से प्रोजेक्ट उनका डिले हुआ या कुछ भी हुआ और किसी को भी निकालना है, तो कंपनी उन लोगों को ढूंढेगी जिनका कहीं ना कहीं किसी चीज़ में लैक हो, मतलब नॉलेज के मामले में। देखो, आज के टाइम पे कंपनियां ये सोच रही हैं, पहले जैसा नहीं सोच रही कि हम 10-15 साल रख लेंगे और लेके चलेंगे। आज के टाइम पे कंपनियां क्या सोच रही हैं कि हमें चाहिए कि कैंडिडेट जो आ रहा है वो रेडी रहे। तो कभी कभार हम बहुत लेजी हो जाते हैं, राइट, ठीक है, और कभी कभार आपने अपने इर्द गिर्द कैंडिडेट देखे होंगे जो सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन उनका नॉलेज बहुत अच्छा नहीं होता, फिर भी सेलेक्ट हो जाते हैं। आपको लगता है यार इसका तो ऐसे ही सिलेक्शन हो गया। ऐसे जो लोग हैं जिनका ऐसे ही सिलेक्शन हो गया, अब उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ट्रेनिंग के बाद ही शायद उनको टाटा बाय बाय CU कर दिया जाए। तो अगर आज के टाइम पे आप अधूरे नॉलेज के साथ जा रहे हो इंडस्ट्री में, लेट्स सपोज आप प्रोजेक्ट रेडी नहीं हो, आप HDM एडम टेबल लिस्टिंग का नॉलेज नहीं रखते हो अच्छे से और आपकी जॉब लग गई, तो वो ट्रेनिंग जब देते हैं तो वो ट्रेनिंग के बाद आपको वो एक तरह से टेस्ट भी करते हैं, आपको एनालाइज भी करते हैं आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो।
और अगर उनको लग रहा है कि उनको आगे का प्रोजेक्ट में इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है और इतने लोग अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं और स्पेशली फ्रेशर, तो उनको रिलीज़ कर दिया जा रहा है। आज की इकोनॉमी या आज का जो सिस्टम चल रहा है, 5-10 साल पहले आप बहुत कम ये सुनते थे। मैं जितने भी मतलब मेरे टाइम पे स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर है किसी भी रोल पे देखता था, उन सभी को भले परफॉर्मेंस अच्छा हो कि ना अच्छा हो रखा जाता था। एंड सेम गोज टू ऑल द बिग कंपनीज। आपने बिग कंपनीज का भी ये पैटर्न देखा होगा, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, मतलब अगर कैंडिडेट बहुत अच्छा नहीं कर रहा या मतलब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो कंपनी फायर कर रही है। अब उस सिनारियो में क्या हो रहा है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था मतलब उनके सेम पे या उससे ज़्यादा आराम से उनको मिल जा रहा है, बट जो लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया या मार्केट रेडी नहीं थे, वो जस्ट उस कंपनी में रह के आगे का जीवन वो कर रहे थे, तो उनके लिए दिक्कत वाली बात हो गई। तो नॉलेज होना, अपने काम का अच्छा नॉलेज होना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गया है। फ्रेशर के केस में भी ऐसा हुआ, जो फ्रेशर कंपनी में जॉब लग गया और उसका नहीं अच्छा था तो कंपनी उनको वो कर रही है, थोड़ा सा साइडलाइन कर रही है कहीं ना कहीं। ये पैटर्न चाहे सीआरओ में हो चाहे कहीं पे भी हो, अलग अलग रीज़न होते हैं। एक होता है कि प्रोजेक्ट वाला रीज़न, बट आपका अगर परफॉर्मेंस लो है तो समझ लो एक वो मेजर रीज़न हो गया। इसीलिए कह रहा हूँ आज के टाइम पे जो लोग लक के भरोसे या ऐसे लग रहे थे ना, आज के टाइम पे वो टाइम नहीं रहा। ठीक है, लक के भरोसे नहीं लग सकते, रेडी होके जाओगे तो आपका हो जाएगा। ऑब्वियसली सैलरी अच्छी मिलती है, इतनी अच्छी सैलरीज होती हैं, स्टेबल ग्रोथ है। अगर आपको नॉलेज हुआ तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर कंपनी ने आपको निकाला नॉलेज होने के बावजूद, तो आप 30-40% पे ऊपर जाओगे या सेम सैलरी पे जाओगे, राइट। उतना दिक्कत नहीं आएगा। ये मैटर करता है कि आप जो टॉप 5 में आने चाहिए, टॉप 5 में यानी ऐसा नहीं कि 100 लोगों में से टॉप 5 में आने चाहिए, मतलब आप एवरेज या एवरेज से ज़्यादा आपका वो होना चाहिए। अब कंपनीज ऐसा नहीं चाह रही कि जस्ट ऐसे ही काम को खींचा जाए, कंपनीज चाह रही है काम को अच्छे से किया जाए। और जो अच्छे लोग हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जो अच्छे से काम को कर रहे हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ड्रैगिंग द वर्क एंड डूइंग द वर्क। तो कई बार हमको ऐसा लगता है यार 10-12-15 घंटे काम हो गए, तो भाई उसमें कभी बार मुझे लगता है वो काम को ड्रैग करने से भी होता है। तो अच्छे से कर रहे हैं उनको मैंने देखा कि एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया लास्ट 1-2 साल से, कि जब कैंडिडेट फायर हो रहा है कहीं भी तो उसका क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि जो अच्छा कैंडिडेट था वो मार्केट में वो लेके गया हाइक 30-40%, और जो रेडी नहीं था उसको मार्केट बोल रहा है कि अब आप रेडी हो जाओ। दिस वाज वन थिंग। अब आगे के टाइम पे, आगे कमिंग ईयर्स में, कमिंग मंथ्स में क्या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की जॉब मिलना इजी है या डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। देखो मैं एक मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। काफ़ी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर्स को मैंने पढ़ा लिया, मतलब प्रोग्रामर्स यानी जो फ्रेशर्स थे उनको इस रोल के लिए मैंने पर्सनली रेडी किया। अभी हमारी एकेडमी में काफ़ी ट्रेनर्स हैं, वो रेडी कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हैं उनके डोमेन के। तो फिर मैं ये ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ इन फ्रेशर्स की जर्नी देखते हुए, और पर्सनली मैं काउंसलिंग भी करता हूँ डिफरेंट रोल्स के लिए भी, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के अलावा भी। तो इनकी जर्नी से मैंने ये देखा है, एक फ्रेशर स्ट्रगल करता है, ओके, उसकी स्ट्रगल और उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर वो एक अच्छे रोल की तैयारी कर रहा हो। लेट्स सपोज वो डेटा साइंटिस्ट या किसी भी अपने डोमेन के वो टॉप रोल्स की तैयारी कर रहा है। लेट्स सपोज फार्मेसी या बायोटेक या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स ग्रेजुएट के लिए एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। टॉप जॉब की अगर वो तैयारी कर रहा है तो एक तो लर्निंग में अच्छा खासा टाइम जाता है क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, राइट। और दूसरा जो गेटिंग जॉब है उसमें भी अच्छा खासा टाइम जाता है। तो एक चीज़ तो मान के चलो कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें आपको लगने वाला है टाइम। आपको जो टाइम लगने वाला है वो कैसे आप उसके लिए रेडी हो कि नहीं हो, पहले से ही क्लियर हो के चलो कि सीखने में इतना टाइम जाएगा, जॉब लगने में इतना सारा टाइम जाएगा, मतलब इतना टाइम जाएगा। कोई भी जॉब हो, कोई भी, मतलब मैं स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की बात नहीं कर रहा। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर तो पर्सनली मेरी एकेडमी है, क्लिनिकल स्टडी एकेडमी, मैंने बहुत जर्नीज़ देख ली। एक्स्ट्रा जो मैंने काउंसलिंग करके या देखा आसपास मेरे इर्द गिर्द लोगों को जो डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे हैं, राइट, या मेरे कोई कलीग थे या जो डिफरेंट डोमेन में, मेरी जो जर्नी थी, मैंने देखा किसी भी जर्नी में जो मैंने स्टार्ट की हो कभी, उसमें टाइम लगा है। उसमें इनिशियली मुझे सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी हुई। मैंने ये देखा कि अगर मैं जो काम करने जा रहा हूँ अगर वो बहुत अच्छा काम है तो उसमें थोड़ा सा और टाइम लगा। दिस इज़ माई जर्नल लर्निंग कि ये क्वेश्चन कि 2025 में इस रोल पे जॉब लगना क्या आसान होगा या डिफ़िकल्ट होगा, 2026 में इजी होगा,
ये सिर्फ आपको ट्रिक करने के लिए ऐसी वीडियो बनाई जाती है कि इस साल आसान होगा, इस साल डिफ़िकल्ट होगा। देखो, हर साल जर्नी एक जैसी ही है। इट्स यू हु बिकम गुड और बैड। टाइम हमेशा वैसा ही है। आपके अंदर जो बदलाव आता है उसके हिसाब से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट या बंद होती हैं, डोर्स खुलते हैं या बंद होते हैं। ये ध्यान में रखो कि अगर आप रेडी हो, अगर आप अच्छे से कर रहे हो और कभी भी घबराना नहीं है। एक चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या चीज़ें नहीं काम कर रही, पेशेंस रखो, वो टाइम निकल जाएगा। एंड अक्सर मैंने देखा है हर जर्नी आपसे पेशेंस मांगती है। 50 to 60% लोग वो नहीं रख पाते, दे लेफ्ट। मतलब वो इवन एलिजिबल हों, शायद होने वाला हो, बट वो लीव कर देते, पेशेंस नहीं साथ देता। इवन दो आप एक बहुत अच्छे नॉलेज वाले हो, अगर आप पेशेंट नहीं मेंटेन कर पा रहे हो अपने आप में, तो वो जर्नी आपके लिए नहीं हो पाती। ऑब्वियसली ये चीज़ आसान नहीं है, बट जर्नी डिमांड करती है। अब किसी से भी पूछ लो किसका मतलब 1-2 महीने में हो जाता है कहीं पे भी, पर वो लक बाई चांस वाला सीन हो गया, राइट। और उनका भी आगे जाके शायद क्या पता, मतलब जिनका लक बाई चांस हो गया हो उनको फ़िल्टर कर दिया जाए आगे। ऑब्वियसली दैट इज़ द रियलिटी व्हाट आई एम सीइंग करंटली, राइट। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मतलब आगे जाके चीज़ें, मेरे कहने का मतलब है, बेटर ही होंगी। किसी से शॉर्ट टाइम में मैंने अपने 5 साल का एक्सपीरियंस देख लिया और काफ़ी लोगों को देख लिया, अलग अलग डोमेन में देख लिया। मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ, एक अच्छी जॉब आपसे अच्छा खासा थोड़ा टाइम मांगती है। आप उसकी तैयारी खुद करके चलो कि अगर मुझे 1 साल लग जाएगा या 1.5 साल लग जाएगा तो मैं बाकी का टाइम क्या करूँगा, क्या मुझे कोई दूसरा भी बैकअप रखना चाहिए, राइट। तो बैकअप वाला चीज़ चलता रहे और मैं जैसे ही मौका मिले मैं इसमें स्विच कर लूँ, ऐसा कुछ भी। दिस इज़ व्हाट द रियलिटी। गुड कैंडिडेट्स आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। और अपने आप को अगेन मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि एक ही डायरेक्शन में फोकस नहीं रखो, थोड़ा सा ब्रॉड वे में। जैसे आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की तैयारी करते हो, तो अगर आप थोड़ा सा स्किल अपग्रेड करो तो आपके लिए डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, उसमें भी AI ML, राइट। कितने सारे रास्ते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। और CDM प्रोग्रामर, राइट। मतलब अगर आप, मुझे लगता है आज के टाइम पे किसी भी एक रोल की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से बहुत डाइवर्सिफाई रास्ते निकलते हैं। जैसे कि एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जो है, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर, वो डेटा एनालिस्ट और कहीं ना कहीं डेटा साइंटिस्ट जैसा वो काम कर रहा है। आगे चल के वो डेटा साइंटिस्ट जैसा काम करेंगे, अभी वो डेटा एनालिस्ट जैसा काम कर रहा है। आप क्यों अपने आप को लिमिट रखते हो सिर्फ क्लिनिकल इंडस्ट्री तक? अगर आपको वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आप अपने आप को थोड़ा ब्रॉड करो। आप डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट बन के, क्योंकि नॉलेज सेम है। आप अगर SAS, R या पाइथन सीख रहे हो, उनके लिए भी ऑलमोस्ट सेम नॉलेज रिक्वायर है, और थोड़ा नरिश करना पड़ता है, थोड़ा बहुत और सीखना पड़ता है, राइट। तो ऑलरेडी आप 50% चल चुके हो, 20-30% ऐड करने से आपको बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, बेटर रास्ते क्रिएट हो रहे हैं, तो करो। एंड रही बात कि फेल हो जाए या चीज़ें काम ना करे, देखो आप कभी फेल नहीं होते, आपका एक्सपीरियंस कभी भी ख़राब नहीं जाता। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जितनी भी चीज़ लाइफ में, रिस्क लेना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 सालों में कम से कम 4 या 5 बार फेल हो जाओ। ऐसे 10, कोई भी आपके जीवन का 10 या 5 साल ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने सोचा कि मैं ये करूँगा, लेकिन वो 5 साल निकल गया, आपने कुछ किया नहीं जीवन में। आपने 10 साल में सोचा कि मैं ये करूँगा, लेकिन वो 10 साल निकल गया, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। एक्शन लेना बड़ा ही ज़रूरी है। जीवन ऐसे नहीं निकलना चाहिए करके फेल हो लो। जो ट्राई करना है वो सारी चीज़ें ट्राई कर लो, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखोगे। ऐसे लोग जो डर जाते हैं कि ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, तो फिर यार तो आप जीवन में कुछ ट्राई नहीं करोगे। गारंटी किस चीज़ की है जीवन में? कौन गारंटी देता है? ट्राई करना आपका काम है, ट्राई करना, अच्छे से करना, बेस्ट करना। जो अच्छे से करता है उसके लिए सीढ़ियाँ अपने आप रास्ते क्रिएट हो जाते हैं। यही मैंने सीखा है एंड यही मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आप आसपास देखते हो ना, किसी का लक से हो गया, पहचान से हो गया, ऐसे से होगा, भाई आगे जाके उनका ऐसा ही हाल होगा। कंपनी शायद कुछ टाइम बाद रीस्ट्रक्चरिंग करे, तो उनको अगर उन्होंने अच्छे से आगे जाके मेहनत नहीं की, अगर की तो अच्छी बात है, नहीं की तो शायद दिक्कतें उनके लिए बढ़ सकती हैं। तो आप मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती। आप अच्छे कैंडिडेट हो तो आप हमेशा ही अच्छे रहोगे। जस्ट हैव सम पेशेंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। इफ़ यू आर स्टार्टिंग एनी ऑफ योर जर्नी, स्टार्ट करो जो भी सोच रहे हो, जो भी करना है। इट्स नॉट ओनली स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ, स्टार्ट डूइंग इट। थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।